नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो विद डीके में। और आज हम देखेंगे आने वाली आपके सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी के ही प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमारे हिंदी के साइट के अंदर हम देखते हैं तो उसमें 15 प्रश्न की पेडागोजी होती है और 15 प्रश्न उसमें जो गद्यांश पद्यांश है उनसे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने गद्यांश पद्यांश को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो तो आप वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से उनको हैंडल कर सकते हैं और बहुत आसान वो होते हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम पेडागोजी के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपके हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस सभी की रेगुलर क्लासेस जो हैं वो लाइव क्लासेस जो हैं वो चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के क्या मानदंड हो सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। भाषा संबंधी गतिविधि का जब चयन हमें करना हो तो उसके लिए कौन से विकल्प का चयन हम कर सकते हैं। यहाँ पर है अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक सीट और प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य। तीसरा है यहाँ पर सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य। और चौथा है यहाँ पर भाषा के नियमों पर केंद्रित। देखिए जब भी हम भाषा संबंधित गतिविधि के चयन की बात करते हैं तो वहाँ पर वो हमारे लिए मानदंड रहेगा सीखने योग्य हो, विस्तार और शिक्षण के योग्य हो। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर है पाठ्य पुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश या फिर वास्तविक वस्तुएं। तो देखिए यहाँ पर हम नवीन कोश विषय या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं और उसके लिए करते समय हम संवादों के लिए यानी कि बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान हम यहाँ पर कौन सी वस्तु या कौन सी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम यदि वास्तविक वस्तुएं जो रहेंगी उनका उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अधिगम के लिए बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षर और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तंत्रिका संबंधी विकार से हुई एक संज्ञानात्मक क्षति है जहाँ पर हम इसमें बच्चे जो हैं वो शब्द को पढ़ पाने और उनकी व्याख्या कर पाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर आकृति और ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं। अधिगम विकलांगता, अधिगम प्राथमिकता, अधिगम शैली या अधिगम भिन्न। तो देखिए ये एक प्रकार की अधिगम विकलांगता या अधिगम अक्षमता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है। तो देखिए गुणवत्ता परक जो अधिगम शिक्षण सामग्री होती है वो क्या कर सकती है। अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, या फिर सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, डी है मनोरंजन का स्रोत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, उसे सरल बनाती है, उसे सहज बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे शिक्षण सामग्री जो निश्चित कौशल, पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए हों उन्हें हम कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री या फिर ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री या फिर कक्षाई शिक्षण सामग्री, तो उन्हें हम कहेंगे यहाँ पर श्रवण भाषिक यानी कि श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, जिसमें पठन शामिल होगा, श्रवण शामिल होगा और उच्चारण शामिल होगा। तो ऐसी हमारी शिक्षण सामग्री जो होगी श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आता है, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते।
तब जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो उनके स्वयं के स्तर को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे कौन सी त्रुटियाँ हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करेंगे जब वो किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हम उच्चारण वर्तनी कोश विषयक सांस्कृतिक, तो उन त्रुटियों को हम रखेंगे उच्चारण संबंधित त्रुटियों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, जब शिक्षिका यहाँ पर कुछ शिक्षण सामग्री अपनाती है जो कि नक्शे हैं, टिकट हैं, सिक्के हैं आदि हैं, तो उन शिक्षण सामग्री को हम घर की वस्तु, वास्तविक वस्तुएं, शिक्षण सामग्री, कक्ष सामग्री, तो इन वस्तुओं को हम वास्तविक वस्तुओं के अंतर्गत रखेंगे, जो कि होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास रिक्त स्थान है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चॉम्स्की ने जो प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के पास रिक्त स्थान है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए होगा यहाँ पर भाषा अर्जन उपकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, बोधगम्य निवेश उपकरण, संप्रेषणात्मक दक्षता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है भाषा अर्जन उपकरण। जी हाँ, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि चॉम्स्की ने क्या प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास भाषा अर्जन उपकरण है और जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित और प्रयोग कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त स्थान ने किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर या फिर है पियाजे। तो देखिए, सामाजिक अंतरक्रिया का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक दूसरे से सीखना, सामाजिक परिवेश में रहते हुए एक दूसरे से सीखना, उनका अनुकरण करना, ये सब सामाजिक अंतरक्रिया पर जोर देने वाले जो हैं वो हैं वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत भी है जो कि भाषा सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देखिए, यहाँ पर भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम या फिर है व्याकरण ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा संबंधी पक्ष की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बच्चों को भाषा प्रयोग वाले पक्ष पर विशेष बल देंगे, जो कि होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। अब धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ शब्द का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मौखिक भाषा की और मौखिक भाषा का आकलन की बात कर रहे हैं, तो हम बल देंगे विचारों की क्रमबद्धता पर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो यहाँ पर कौन से विचार से हम सहमत रहेंगे? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखी जा सकती, ये सभी एक निश्चित क्रम से सीखे जाते हैं, ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं हमारे, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा? तो देखिए, यहाँ पर हम देंगे महत्व सहज अभिव्यक्ति को, क्योंकि हम कर रहे हैं हिंदी भाषा का आकलन और वहाँ पर बच्चे भी उसके सहज अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, तो मतलब वो भाषा को उन्होंने अधिगम प्राप्त किया है। ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है? तो देखिए, जब हम भाषा के संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो ये शिक्षार्थियों
को किस तरह के अवसर देने पर बल देगा? तो देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा, तो यहाँ पर कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, कंठस्थ किए हुए संवाद को सही उच्चारण दोहराने के लिए, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, फिर लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता ना टूटे। यहाँ पर है भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने या फिर भाषा प्रयोग। तो यहाँ पर है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगति प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए होता है, वह सरल होता है और वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो देखिए, बाल साहित्य जो होता है वो भाषा सीखने सिखाने में बहुत मदद करता है क्योंकि वह भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है, तरह तरह की रंगतें बाल साहित्य प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। कक्षा में 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। अब देखिए, कक्षा 1 की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 में जो बच्चे लिखने की शुरुआत करते हैं तो उनका लिखना कैसे शुरू होता है? वाक्य लिखने से, शुरू से, या फिर अक्षर लिखने से, या फिर चित्र बनाने से? तो यहाँ पर हो जाता है चित्र बनाने से, क्योंकि बच्चे प्रारंभिक कक्षा 1 में सिर्फ लिखना शुरुआत से नहीं सीखते हैं, वो पहले लाइनें खींचते हैं, कोई आकृतियाँ बनाते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो उनका लिखना प्रारंभ होता है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है? रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें, वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखें, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और आप पानी की कमी से जूझ रहे गांव में शोध कर रहे हैं और उस पर शोध करें और 300 शब्दों पर एक रिपोर्ट लिखिए, यानी 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। और डी है यहाँ पर शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द को लिखें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की। तो जब बात उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की होगी तो वहाँ पर बच्चों को हम कल्पना करने का अवसर देंगे और हम उन्हें देंगे, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे गाँव में शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर श्रवण प्रशिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता है, यह समझ को बाधित करेगा, यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों ने, यदि हम देखें तो अध्यापक ने यहाँ पर क्या पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतर्क्रियाएं बहुत एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उनका यह विचार किससे मिलता है? तो इसी से संबंधित हमने एक प्रश्न देखा था, सामाजिक अंतर्क्रिया सिद्धांत, जो कि देने वाले थे यहाँ पर वाइगोत्स्की। तो ये जो सिद्धांत है, ये गतिविधि जो है, ये किससे मेल खाएगी? तो ये खाएगी यहाँ पर वाइगोत्स्की से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है, अध्यापक उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है। अभ्यास व मदद के आधार पर हाथ आंख समन्वय बनाने में सहायता करती है। अध्यापक के द्वारा दी गई यह सहायता क्या कहलाएगी? तो देखिए, यहाँ पर जब बालिका अच्छी तरह से नहीं लिख पा रही है और अध्यापिका उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी दे रही है, तो यहाँ पर इसे हम पुनर्बलन, मदद करना, अनुकूलन, प्रतिरूपण, तो यहाँ पर हम
उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मदद करना। ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय, इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, प्रविष्टियाँ कैसे और कब करनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो पहला निर्णय हमारा यह कैसा दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है, यह बालिका आरंभिक पाठक है, कथावाचक है, चित्र पाठक है या फिर पारंपरिक पाठक है। तो देखिए एक 3 वर्ष की बालिका है, तो यहाँ पर बालिका की आयु हमें देखने को मिलती है 3 वर्ष है। तो निश्चित रूप से बालिका यहाँ पर एक पुस्तक में चित्र देखकर कहानी का निर्माण करती है, तो यहाँ पर ये एक आरंभिक पाठक होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा उत्तर होगा। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है, बजाय उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, पारिस्थितिक अनुसार उपगम, संप्रेषणात्मक उपगम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक श्रव्य भाषिक विधि का प्रयोग यहाँ पर कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? आतिथ्य सत्कारी परिवेश, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, औपचारिक परिवेश या फिर है स्वाभाविक परिवेश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा अपने वातावरण में कैसे सीखता है, तो वो अपने स्वाभाविक परिवेश के कारण ही सीखता है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए। शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करके अवसर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए और शिक्षार्थियों को शब्द याद करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को नई शब्दावली की बात कर रहे हैं, नई शब्दावली सिखाने की बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर शिक्षक उनको अवसर प्रदान करेंगे। चलिए ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? निर्देश, द्विभाषिक, व्याकरण अनुवाद, कला समावेशित अधिगम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर, द्विभाषिक। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उनसे गहराई से रिक्त स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से रिक्त स्थान का मौका देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 जगह पर रिक्त स्थान दिए हैं, तो 3 शब्दों का चयन इसमें हमें करना है। तो देखिए यदि हम इनको देखें शब्दों को रख करके, तो सीधे उत्तर को टिक करते हैं और फिर उनको रख करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य करने का मौका देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, जिसमें परखने, जुड़ने, तादात्म्य। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? तुमने ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए प्राथमिक स्तर में पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते? मतलब इस प्रकार का प्रश्न बच्चों के सामने जब रखा गया पाठ्यपुस्तक में, तो ये प्रश्न बच्चों के किस बात से, किस कौशल से जुड़ा हुआ है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को चिंतन, कल्पना करने के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये बच्चों के चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? यहाँ पर है शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम या फिर एक व्यवस्थित प्रक्रिया।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को पाने के लिए आप अपने ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट टेस्ट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे और सीटेट के लिए बेहतरीन नोट्स भी। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।